करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक वत्स, बीजेपी नेता, पीकेडी नामबिहार, राजनीतिक विश्लेषक, और जावेद रहमानी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सब पीकेडी नामबिहार, आप किस तरह से देखते हैं जो कल की कार्रवाई हुई है? पीएफआई के तमाम जो ठिकाने हैं 10 राज्यों में, उन पर छापे मारे गए, 100 से भी ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई, और आज उसके विरोध में जो केरल बंद बुलाया गया, वहां पर भी कई जगह पर हिंसा देखने को मिली है। 2 पुलिस वालों को घायल भी कर दिया गया पथराव में। इसके साथ ही जो केरल हाईकोर्ट है उसने खुद ही संज्ञान लिया। उसने कहा कि जनवरी में उसने ये आदेश दिया था कि अगर किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन करना है तो आपको 7 दिन का नोटिस देना होगा, लेकिन एक तरह से उसका उल्लंघन हुआ, तो इसको काफी कड़ाई से लिया है केरल हाईकोर्ट ने। बिल्कुल अखिलेश जी, केरल के अंदर अभी मैं आपसे शो शुरू होने से 5 मिनट पहले भी कुछ हमारे मित्रों से बात कर रहे थे। अलग अलग जगह पे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में केरल के अंदर एक तरह से पूरी तरह से आतंक मचा के रखा हुआ है। कन्नूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आरएसएस का कार्यालय के ऊपर बॉम्ब फेंका गया, काफी लोगों को पत्थरबाजी में और किसी किसी जगह पे जबरदस्ती दुकानें बंद करने के लिए। मैं आप लोगों को माध्यम से ये सिर्फ कहना चाहता हूं, इवन कोई भी अथॉरिटी भी जो हमारी आवाज जो भी सुनते हैं, अगर ये आज का जो केरल के अंदर जो हड़ताल हुआ है, अगर ये कहीं ना कहीं एक सूचना है, तो आप समझ लीजिए कि पीएफआई या एसडीपीआई और जो इस वर्ग का जो लोग है, इन लोग कितने मजबूत और इतनी कट्टरपंथी लोग इतनी मजबूत, इतनी बड़े तनाव पे केरल के अंदर कैसे हुआ, तो किसकी सपोर्ट से हुआ। आज की तारीख में हमारे जो डिस्कशन, ये जो बैन से कुछ नहीं होने वाला है अखिलेश जी, और आलोक जी को भी मैं आप बताना चाहता हूं, अगर आप पीएफआई का नाम बैन कर दोगे, वो कल पीएफआई की जगह और एसएफआई या और कोई नाम पे आ जाएंगे। सिमी जब को बैन किया गया तो दूसरा नाम पे पीएफआई बन गया, पीएफआई को फिर एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे एसडीपीआई बन गया। आप ये भी मानोगे कि जो पुराना जो मुख्यमंत्री थे केरल का, वो असेंबली में जो वीएस अच्युतानंदन जी ने खुद कहा था ये जो एक कट्टरपंथी लोग है, उसके बावजूद जो उसका अगला जो आज का जो मुख्यमंत्री है केरल का, जो पिनराई विजयन, उन्होंने एसडीपीआई के साथ मिलकर इलेक्शन भी लड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये पिछले 15, 20, 25 वर्षों से जिस तरह से स्पेशली जो आप देखोगे तो जो मलबार कोस्ट है, जिसको हम कहते हैं कि पालक्काड से लेके जो कोंकण तक, जो गोवा का जो बेल्ट तक, जहां पे आप अभी आजकल जो आप सुनते हैं कि उडुपी, मैंगलोर और या उस तरह का जो इलाका, ये पूरी बेल्ट के अंदर एक तरह से पूरा डेमोग्राफिक चेंजेस हो चुका है। मैं पीछे कुछ दिनों पहले मैं उस इलाके में पूरा दौर किया था। मैं बता सकता हूं कपड़ा पहनने का ढंग, खाना खाने का ढंग, यहां तक अखिलेश जी आप सोच के आप हैरान हो जाओगे कि जो दुकानों का जो बोर्ड है, वो बोर्ड में भी आजकल मलयालम या हिंदी या कन्नड़ा में नहीं बल्कि अरबी में लिखा जाता है। जो खाना खाने का जो तरीका है, जो खाने का जो अलग अलग तरीका, जो अरेबियन कल्चर, कपड़ा पहनने का ढंग, पूरी तरह से एक माहौल ऐसे क्रिएट किया हुआ है जो। लेकिन नामबिहार जी, उनका ये कहना है, जो उनके लोग हैं पीएफआई के, वो ये कहते हैं कि चूंकि वो बीजेपी आरएसएस से दो हाथ करते हैं, उनका जो वर्चस्ववाद की लड़ाई है उसका मुकाबला करते हैं, इसीलिए उनको जानबूझकर निशाना बनाया जाता है। बिल्कुल नहीं है अखिलेश जी, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, ये सिर्फ हिंदू के खिलाफ या आरएसएस या बीजेपी के खिलाफ नहीं है। इन्होंने, अगर आप देखते हो तो कांग्रेस वालों को भी मारा गया है, कि बहुत सारे क्रिश्चियन जो लव जिहाद, जो हिजाब इश्यू, ये सब चीज का जो मूल कहां है, जब भी कोई भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये सब शुरुआत ये इस कट्टरपंथी लोगों से है। आप एक और बात सुनकर हैरान होगी कि लगभग 80 लोग अगर आईसिस में ज्वाइन किया हुआ है भारत के अंदर से, उसमें से 90% लोग जिस इलाका में, जिसके लिए आप कहा था, जो कासरगोड, कन्नूर, मलप्पुरम और कैलिकट, इस जगह से है, और उनका हर किसी का किसी न किसी तरीके से पीएफआई या एसडीपीआई से संबंध है। उसके बावजूद मैं समझता हूं कि जो नेशनल मीडिया, कल भी जो एक चैनल पे चर्चा में लोग ऐसे कहने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आज भी पीएफआई की कहीं ना कहीं, अरे पीएफआई और आरएसएस को साथ में मिलकर और कंपेयर करने का, इस तरह का जो गलत साजिश जो होता है, एक नेशनलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन को और एक पीएफआई को कंपेयर करके एक रॉन्ग नैरेटिव क्रिएट करना। और पीएफआई के खिलाफ का मतलब ये नहीं है हिंदुस्तान का मुसलमान के खिलाफ। पीएफआई हिंदुस्तान का मुसलमान को रिप्रेजेंट नहीं करते, एक कट्टरपंथी लोग है, कुछ लोग मिलकर आतंक मचा रहे हैं, देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं, देशद्रोही है। और आज का मैं सच बता रहा हूं, मैं दुखी हूं
इसलिए कि जिस इलाका से मेरा मूल है उस इलाका इतना बदल चुका है। अगर कभी आप जाओगे, एक जमाना था जहां पे जो चाहे मुस्लिम्स हो हिंदू भाई भाई असली में भाई भाई करके रहते थे, एक दूसरे के फंक्शंस पे जाते थे। लेकिन अगर आप आज जाओगे, कपड़ा पहनने का ढंग, खाना खाने का ढंग, चलने का ढंग, हर दोनों तरफ मस्जिद और एक तरह से एक अलग ही एक वातावरण। आपको ये नहीं लगेगा कि 20 साल पुराना वो इलाका यही है। ये अंत में सिर्फ एक और बात कहूंगा, कुछ साल पहले इन्हीं लोगों ने, अखिलेश जी आपको विश्वास नहीं करोगे, एक मलबार स्टेट की भी मांग की थी। मलबार स्टेट जो केरल का कुछ डिस्ट्रिक्ट का और कर्नाटक का कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को मिलकर साथ में करके एक मलबार डिस्ट्रिक्ट का भी मांग किया था। और हर चीज आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों बैन नहीं कर रहे, ये बोलोगे तो वो गलत है, क्योंकि सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर, इस तरह का जो गतिविधियों को रोकने का काम राज्य सरकार का है। लेकिन केरल का जो वामपंथी और कांग्रेस सरकार दोनों इनको हमेशा बढ़ावा दिया था, उस बढ़ावा का ही आज हम सब लोग एक्चुअली एक तरह से जो दिख रहे हैं उनका सिर्फ कुकर्म की वजह से। ठीक है जी, पीकेडी नामबियार आप कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एक तरह से आप चरित्र देख लीजिएगा, मैं इसका चरित्र देख लीजिएगा। ये सिर्फ सिमी से भी पहले अगर आप देखते हो, आईएसएस करके एक संस्था था, अब्दुल नासिर मदनी, आपने कब सुना, सब लोग सुना होगा उसका नाम। एक तरह से एकदम कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन। मुझे खुद याद है, मैं उसको कॉलेज का टाइम था, उस टाइम पे भी किस तरह से इन लोगों ने उधर हवा मचा कर रखा था केरल के अंदर उस टाइम पे भी। आप बिलीव नहीं करोगे कि कोयम्बतूर ब्लास्ट के ऊपर, कोयम्बतूर में जब 50 से ऊपर जो लोगों को मारा गया था, जो बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर, आज भी वो बेंगलुरु के अंदर जेल में कैद है। लेकिन आप समझ सकते हैं, जो हर चीफ मिनिस्टर, केरल का हर चीफ मिनिस्टर पिछले 25 से 30 साल के अंदर हर बार उनको मिलने जाते हैं। वो जब केरल में आता है, जो पैरोल में भी आते हो, तो उनको ऐसे आदर सम्मान के साथ मिलता है। वो आईसिस ही सिमी बना था, वही सिमी पीएफआई बन गया था। अगर जब आपका ही मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री, कांग्रेस का भी और वामपंथी का भी मुख्यमंत्री 15 साल से बोथ असेंबली में और बाहर कह रहे कि ये कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसके खिलाफ आवाज ठीक से उठाने के लिए आप तैयार नहीं है। उनको एक वोट बैंक की तरह अपीसमेंट पॉलिटिक्स के साथ उनको बनाकर रखना, उनके साथ स्टेज पे बैठकर उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर वोट मांगना। अगर जब ये सब चीज करोगे, कौन सा गवर्नमेंट, कैसे आप और मैं शांति से इधर बैठ सकते? वो तो बनेगा ही, बढ़ेगा ही। पैसा गल्फ से आते हैं, जिससे बोला है कि सबको पता है केरल के अंदर जितनी, आपको विश्वास नहीं करोगे, केरल के अंदर लगभग 80% जो गोल्ड स्मगलिंग हिंदुस्तान में होता है वो केरल का 4 एयरपोर्ट से होता है। कभी आपने सुना है कि आपका चैनल या और कोई नेशनल चैनल इसके ऊपर डिस्कस करते हुए? आपने कभी सुना है कि जितनी स्मगलिंग जब हुआ तो किया ही था, जब गिरफ्तारियां हुई तो इस पर चर्चा तो होती है नामबियार जी, ऐसा नहीं कि चर्चा नहीं होती। नहीं, कम होता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सिर्फ केरल एक अलग कंट्री नहीं है, केरल हिंदुस्तान के एक बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहरहाल अब जो आज मुद्दा उठा है, इस पर देखना होगा कि आगे क्या सरकार कार्रवाई करती है। जी नामबियार जी, मेरे पास समय कम है, अपनी बात पूरी कर लें। एक बात कहना चाहूँ, जाते जाते सिर्फ एक कहना चाहता हूं, अगर इसी तरह से केरल आगे गया, मैं समझता हूं कि कुछ दिनों से, मैं कह रहा हूं कई वर्ष की जरूरत नहीं है, 5-6 साल की बात है, केरल एक अगला कश्मीर बनने वाला है। अगर एक तरफ हम कहते हैं कि पैराडाइज ऑन अर्थ, दूसरी तरफ गॉड्स ऑन कंट्री, ये दोनों बराबर होने वाला है। आप लिख के रख लो, स्टाम्प पेपर से, मेरे से स्टील पे लेके रखिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, आपकी भविष्यवाणी गलत हो। लेकिन बहरहाल जो कार्रवाई कल सरकार की ओर से की गई, इसके बाद जो मांग उठने लगी है, देखना होगा कि सरकार अगला कदम इस पर क्या उठाती है। आलोक जी, नामबियार जी और रहमानी जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बात